गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं इलास्टिसिटी लेक्चर नंबर 2। हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स 1 कंप्लीटेड कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि यूपी पीजीटी 2021 आपको गिवन है कि द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू। गाइस, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? हम लोग जानते हैं ना कि अगर दो गुड है, लेट्स से एक्स और वाई, तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? यही तो होता है क्रॉस। नाम से ही पता चल रहा है ना कि क्रॉस, ठीक है। इसके प्राइसेस बढ़ा या घटा, ठीक है, तो डिमांड ऑफ एक्स पे जो है कितना फर्क आया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। सो दैट इज चेंज इन द क्वांटिटी of good x divided by the change in the prices of y. So del q1 by del p2 into p2 by q1. गाइस, हम लोग सिंपल जानते हैं ना, अगर प्राइस इलास्टिसिटी अगर हमसे कोई पूछे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज डेल q बाय डेल p इंटू p बाय q ना। बट यहाँ पे क्या क्रॉस है, बट हमको यहाँ पे प्राइसेस किसका लेना है? अदर गुड्स का। अगर ये गुड नंबर 1 है, गुड नंबर 2 है, तो हमको प्राइस लेना है गुड नंबर 2 का। सो दैट इज डेल्टा q1, डिमांड है गुड 1 का। सो डेल q1 बाय डेल p2, p2 इंटू P2 बाय Q1, ठीक है। ये तो गाइस आपका सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का बी जो है इसका आंसर होगा। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यूपी पीजीटी 2021 आपको गिवन है कि द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व इज व्हाट। गाइस, हम लोग जानते हैं ना कि ये जो डिमांड कर्व है, ये जो डिमांड कर्व है और यहाँ पे इसका जो मिडिल पॉइंट पे इलास्टिसिटी का वैल्यू 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और ये वाला रीजन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो गाइस, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होगा ना, हर एक पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट पे जो है ना, इलास्टिसिटी का वैल्यू इस डिमांड कर्व पे क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। इक्वल तो गाइस होगा ही नहीं ना, इक्वल नहीं होगा, ना ही जीरो होगा। जीरो तो इस पॉइंट पे होता है, इन्फिनिटी तो इस पॉइंट पे होता है, और इक्वल मतलब वन, वन तो इस पॉइंट पे होता है। बट आपको पूछा गया कि डिफरेंट पॉइंट पे, मतलब हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। तो गाइस, हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू है वो तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डन। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 आपको गिवन है कि व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। गाइस, मैंने आपको बोला था ना कि ये मिडिल पॉइंट, तो ये मिडिल पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, और मिडिल पॉइंट पे ईडी का वैल्यू क्या होता है? 1। और मैंने आपको अभी जस्ट बोला कि ये वाला सेक्शन में क्या होगा कि ईडी इज ग्रेटर देन 1, और ये वाला लोअर सेक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो गाइस, ये आपका मिडिल है, ये पोर्शन आपका अपर पोर्शन में ए पॉइंट लाइज कर रहा है, ए पॉइंट लाइज कर रहा है, तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? ईडी इज ग्रेटर देन 1 ना, ईडी इज ग्रेटर देन 1 ना, सिंपल डी, ठीक है। गाइस, मिडिल यहाँ पे है, ठीक है, और ये अपर रीजन पे लाइज कर रहा है, अपर रीजन पे, मिडिल के यहाँ पे होगा। तो अपर रीजन पे क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और ये लोअर पोर्शन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो जो पॉइंट है ये अपर सेगमेंट पे लाइज कर रहा है, तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी, दैट इज डी, ठीक है। डन। Okay, move to next question, that is Haryana PGT 2020 UPPSC Economics 2024, ठीक है। आपको गिवन है कि फॉर द इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट। गाइस, इंफीरियर गुड्स क्या होता है? इंफीरियर गुड्स, लेट सपोज, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से गाइस आपको मैं समझाता हूँ कि इंफीरियर गुड्स हम लोग बोलते किसको है। लेट से कि गाइस, मैं जॉब कर रहा था कोई एक फर्म पे, और मेरी सैलरी लेट से कि 10K पर मंथ थी। और गाइस, मैं अपने होम से जो है ना, अपने होम से ऑफिस जो है, मैं टोटो में या फिर टेम्पू में मैं जाता हूँ, ठीक है।
और अचानक क्या हुआ कि मेरा इनकम बढ़ के 1 लाख हो गया। तो गाइज अब जो है ना, अब मैं टेम्पो पे नहीं जाऊंगा, अभी टेम्पो का डिमांड क्या हो गया, फॉल हो गया। क्यों? इनकम बढ़ने से। जैसे इनकम बढ़ा, अब मैं टेम्पो पे नहीं जाऊंगा, अब मैं गाइज ओला या फिर मैं अपना खुद की पर्सनल कार से जाऊंगा, ठीक है, ऑफिस। तो इनकम बढ़ने से आप जो पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, उसका डिमांड क्या हो गया, घट गया। उसका डिमांड क्या हो गया, घट गया। तो गाइज वही चीज आपको यहाँ पे पूछा गया है कि फॉर इंफीरियर गुड्स इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू व्हाट। इनकम इलास्टिसिटी इज व्हाट, नेगेटिव। क्योंकि जैसे ही हमारा इनकम बढ़ा, डिमांड क्या हो गया, मेरा घट गया। और गाइस इलास्टिसिटी फॉर्मूला यही तो था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, इनकम तो मेरा बढ़ा, पॉजिटिव हुआ, बट डिमांड घट गया, ये नेगेटिव। सो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, होल टर्म इज क्या, नेगेटिव। सो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। डन। ठीक है, तो गाइज इंफीरियर गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी जो है नेगेटिव होता है। ठीक है, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पीजीटी 2020। ओके, आपको गिवन है कि what will be the nature of elasticity of demand of transportation and communication facilities of a industrial development of a country। guys, अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाना हो, तो गाइस उस कंट्री में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो कंट्री जो है गाइस डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अदरवाइज फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है विदाउट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन से। और गाइज मैंने आपको बताया था कि जो गुड्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, कि एनी हाउ जो गाइस हमें उस पर्टिकुलर गुड्स को कंज्यूम करना ही है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि सॉल्ट, सॉल्ट हमारे लिए क्या है, इनइलास्टिक है। चाहे इसके प्राइसेस बढ़ेगा या फिर घटेगा, हमें सॉल्ट को कंज्यूम करना ही पड़ेगा। उसी तरह से गाइस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर आपको पाना है, तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन तो ज़रूरी है। मतलब ये इनइलास्टिक है। ठीक है, ये क्या है, इनइलास्टिक है। सो दिस इज इनइलास्टिक। ठीक है, ओके। तो गैस आपको वही चीज यहाँ पे आपको बताना था कि नेचर, कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए गाइस ट्रांसपोर्टेशन तो गाइस बहुत ही ज़रूरी है, और कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है ये दोनों जो है इन इलास्टिक्स, इन इलास्टिक्स के बिहेवियर को फॉलो करेगा। सिंपल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ओके, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी टीजीटी 2016। आपको गिवन है कि इलास्टिसिटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है गाइस, सिंपल फार्मूला। इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, हाँ, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू ना, सिंपल फार्मूला। परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। तो वही चीज तो है, डेट इज डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू, डायरेक्ट फार्मूला इलास्टिसिटी का। ठीक है, सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी नेट 2013। और गाइज इसको आपको यूपी पीजीटी 2016 और फिर 2013 2011 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके। आपको पूछा गया है कि द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ पेयर ऑफ सब्सटीट्यूट। ठीक है, पेयर ऑफ सब्सटीट्यूट, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यूनिट होगा, या फिर नेगेटिव होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, गाइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, पॉजिटिव ना, अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले किया था। पॉजिटिव, अगर दो गुड है, गुड नंबर वन, गुड नंबर टू, अगर इसके प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, अगर इसके प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, अगर ये दोनों गुड सब्सटीट्यूट है, लेट्स से दिस इज कोक एंड दिस इज पेप्सी, कोक एंड पेप्सी, अगर पेप्सी के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे, तो हम शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ, कोक के तरफ। कोक, तो कोक का डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
प्राइस ऑफ द पेप्सी इंक्रीज हुआ, इसीलिए कोक का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। और आपको पूछा क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक, ठीक है, कोक डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी। तो जैसे ही पेप्सी का डिमांड बढ़ा, सॉरी पेप्सी के प्राइसेस बढ़ा, तो डिमांड फॉर कोक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। So that's why this is positive, ठीक है, that's why this is positive, simple। गाइस आपको ये चीज़ आना चाहिए, क्रॉस इलास्टिसिटी, लाइक सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट गुड्स, ठीक है। तो मैंने वही चीज़ तो किया है, यहाँ पे आपको रिटर्न है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स लेट्स से कोक एंड पेप्सी। तो अगर पेप्सी के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो कंज्यूमर तुरंत शिफ्ट कर जाएगा कोक की तरफ, क्यों, क्योंकि दोनों गुड सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा इसके प्राइस बढ़ने से। और आपको पूछा गया क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ पेप्सी। तो जैसे ही पेप्सी के प्राइसेस बढ़ा, तो जो कोक का डिमांड है ये भी बढ़ गया ना, ये भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, so overall terms is positive, overall terms is positive, that's why the correct answer is A, ठीक है, done, okay। Move to next question। आपको given है कि if the marginal revenue is 20 units and the price is 40 units, then the value of a price elasticity of demand will be more than unit, less than unit, equal to the units or equal to 0। Guys, फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, ए आर और एम आर के टर्म में, दैट इज ए आर माइनस एम आर ना, हाँ, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर माइनस एम आर। ए आर इज एवरेज रेवेन्यू, एम आर इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो गाइज आपको गिवन है कि मार्जिनल रेवेन्यू 20 है, और और आपका जो एवरेज रेवेन्यू है, और जो आपका एवरेज रेवेन्यू है दैट इज 40, ठीक है, दैट इज 40, ओके, 40। So marginal revenue is 20 and the price is 40 units, not price, this is average revenue is 40 units, and then the value of the price elasticity of a demand is what, ठीक है। तो ओके गाइस, अगर यहाँ पर अगर प्राइसेस भी अगर है तो हम लोग जानते हैं ना कि प्राइस इज इक्वल टू ए आर होता है, हाँ, प्राइस इज इक्वल टू ए आर इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्राइसेस है, सो प्राइस इज इक्वल टू 40, तो इसका मतलब कि ए आर इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 40 माइनस एम आर कितना है 20, सो दैट इज 40 बाय 20 इक्वल टू 2। तो ये 2 जो है 1 से ज़्यादा है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, सो मोर देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी, दैट, ठीक है। तो गाइज जब भी अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइसेस के टर्म्स में अगर आपको गिवन हो कोई भी प्रॉब्लम्स, अगर आपको पूछा जाए कि बताओ इसका इलास्टिसिटी क्या है, तो ये फॉर्मूला गाइज आपको आना चाहिए, कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में तो गिवन है कि एम आर इक्वल टू कितना है, एम आर इक्वल टू 20 यूनिट्स, और प्राइस इक्वल टू कितना है 40, बट हम लोग जानते हैं कि प्राइस किसके इक्वल होता है, एवरेज रेवेन्यू के। सो एवरेज रेवेन्यू अब क्या हो गया 40 हो गया, सो पुट हियर इलास्टिसिटी 40 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 20, सो इलास्टिसिटी 2 मीन्स ग्रेटर देन 1, greater than 1, so A would be the correct option, then okay। Move to next question, that is UPLT grade 2018। आपको गिवन है कि which one of the following of the correct relationship between the elasticity of demand of elasticity demand price of a product A and the marginal revenue that is M। guys सेम चीज ना, आपको अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि E is equal to क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू दैट इज ए आर डिवाइडेड बाय ए आर माइनस एम आर। और यहाँ पे आपको गिवन है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट इज एम, तो एम आर को लेट सपोज दिस इज एम, और एवरेज रेवेन्यू ए, एवरेज रेवेन्यू क्या है ए है,
एवरेज रेवेन्यू ए है। तो गाइस ई इक्वल टू क्या हो गया, ए बाय ए माइनस एम। तो गाइस यहाँ से हम लोग एम का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, जस्ट टेक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम ना। सो एम इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, एम का वैल्यू दैट इज ए इंटू ए इंटू वन माइनस वन बाई ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एम, ओके। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, एम इज इक्वल टू ए ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई, हाँ यही तो होगा, एम इज इक्वल टू ए इंटू ई माइनस वन बाई ई। तो डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। वही चीज़ गाइस, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स इलास्टिसिटी एंड ऑल, ओके। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएलटी ग्रेड 2018। सेम गाइस, आपको यहाँ पे गिवन है, if the value of elasticity of demand is 3, then the relationship between the average revenue and the marginal revenue will be shown by the following: AR equal to 1 by 3 MR, या फिर MR equal to 2 by 3 and MR equal to 1 by 3 AR, या फिर AR equal to 2 by 3 MR, ठीक है गाइस। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, हाँ E इज इक्वल टू क्या था, AR डिवाइडेड बाय AR माइनस MR, फर्स्ट थिंग। और इसी को हम लोगों ने रीअरेंज करके लिखा था MR के टर्म में। सो MR इज इक्वल टू क्या आया था, AR वन माइनस वन बाई ई, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि जो इलास्टिसिटी है ऑफ डिमांड इक्वल टू 3, ठीक है। इलास्टिसिटी का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर वन माइनस वन बाई थ्री, इलास्टिसिटी का वैल्यू आपको 3 दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर 3 माइनस वन दैट इज 2 बाई 3। तो यहाँ से क्या आएगा, एम आर इज इक्वल टू 2 बाई 3 ए आर, ठीक है। सो एम आर इज इक्वल टू 2 बाई 3 ए आर। So the correct option is B. MR is equal to 2 by 3 AR, ठीक है। तो गाइज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इस टाइप के प्रिपरेशंस करते हैं तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, देन आपसे फिर इजीली सॉल्व हो जाएगा, ओके। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको गिवन है कि इफ डिमांड कर्व इज x इज 100 by p, then what will be the elasticity of demand for price equal to 10? yes, elasticity of demand डन। और हम लोग जानते हैं ना कि elasticity of demand का फॉर्मूला क्या होता है, दिस ना, dx by dp into p by x, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। ओके, ओके, ओके। और आपका प्राइसेस एट 10, तो गाइस x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 100 बाय p। अगर मैं एट p इक्वल टू 10 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 100 बाय 10 दैट इज 10, डन, ओके। तो गाइस हमें p का वैल्यू पता है 10 और x का वैल्यू हमें पता चल गया 10। अब हमें निकालना क्या है, dx बाई dt। आपको x पता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p तो आपको dx बाई dp भी मिल जाएगा। तो सारा वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे गिवन क्या है कि x इक्वल टू 100 बाई p। तो गाइस -1 लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई p है तो मैं p को ऊपर लेके आ गया, दैट्स वाई p-1। अब गाइस हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज dx बाई dt। तो यहाँ से क्या होगा, टेक सिंपल डेरिवेटिव 100 बाई पी स्क्वायर, 100 बाई पी स्क्वायर, डन। तो अब जो है गाइस आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था, dx बाई डी पी। dx बाई डी पी का वैल्यू क्या आया,
-100/p² इंटू p/x, p का वैल्यू 10 और x का भी वैल्यू 10, सो दैट इज 10/10 और p का वैल्यू क्या है 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो गाइस ये सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या आएगा -1, -1, ठीक है। बट आप यहाँ पे मॉडुलस लो, मॉड वैल्यू लो इसका, तो इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा 1, मीन्स यूनिटी, सो 1, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, डन, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो गाइज अगर आपको डिमांड कर्व अगर गिवन हो एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे, तो आप जो है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड से गाइज आप निकाल सकते हो। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएलटी ग्रेड 2018 का सेम क्वेश्चन, सिमिलर टाइप, वहाँ पे डिमांड कर्व था गिवन, यहाँ पे आपको सप्लाई कर्व है और आपको पूछा गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो गाइस क्या होगा ds/dp इंटू p/s। p आपको पता है p = 10, p आपको मालूम है, अगर p का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो s का भी वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा, और बचा ये ds/dp, तो गाइस इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ds/dp, तो हमें ये वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो अब जो गाइस हमें तीनों वैल्यूज मालूम चल गया, तो अब हम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू, सिंपल, ठीक है। ओके, सो गाइस s इक्वल टू क्या है 2p² - 10, तो अगर मैं एट p = 10 लूँ तो सप्लाई का वैल्यू क्या होगा 2, 10² - 10, तो यहाँ से गाइस आपका जो s की जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 190, ठीक है, 200 - 10 दैट इज 190। तो गाइस आपको p का वैल्यू पता है 10, s का वैल्यू निकल गया 190, अब आपको निकालना है ds/dp, s पता है, डिफरेंशिएट करो उसको, सो s क्या है s इक्वल टू 2p² -10, सो ds/dp क्या हो जाएगा, ये तो 2 तो कांस्टेंट है और ये क्या हो जाएगा इंटू 2p और ये तो कांस्टेंट है 0, सो गाइस 4p ना इक्वल टू 4p, तो अब इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या आएगा ds/dp दैट इज 4p इंटू p/q, और p का वैल्यू क्या है 10, p/s, सो s का वैल्यू क्या है 190 और p का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखो 10, तो p का वैल्यू 10 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा। जस्ट इसको सॉल्व, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू आएगा 2.2, 2.2, so this is what लेस देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी। गाइस एक चीज ना मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो माइनस होता है, माइनस ds/dp इंटू p/s, ठीक है, माइनस, माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस, सो ये लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी। सिमिलरली गाइस इस केस में भी जो है ना हम लोगों ने जो किया -dx/dp इंटू p/x, ठीक है, -dx/dp इंटू p/x, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ रहा था और यहाँ पे अलग से माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनस के साथ लिखना है कि -dx/dp इंटू p/x, सिमिलरली लाइक दिस, ओके, okay, so -2.2, this thing what less than 1 now, less than 1, so less than unity, so a would be the correct option, a would be the correct option, done, okay. Okay, if the demand function is 25, then when price is equal to 5, elasticity of demand will be what? MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में गाइस इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है, डन, ओके। तो गाइस आपको गिवन क्या है प्राइस इक्वल टू 5 ना, ओके, और आपको यहाँ पे जो गिवन है द डिमांड कर्व
The demand curve is what? Demand curve is 25. Okay, 25. I think guys this question is missing. Something is missing, I think. Demand curve is 25 and wait guys, I think something is missing here. गाइस तो इस क्वेश्चन में ना आपको बेसिकली Q का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे मिस्टेक है। Q का वैल्यू जो है ना आपको Q का वैल्यू Q इज इक्वल टू 25 माइनस 4P प्लस P स्क्वायर, ठीक है। और आपको गाइस प्राइस इज इक्वल टू 5 पे सिंपल पूछा गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गाइस सेम अभी हम लोगों ने जस्ट 2 क्वेश्चन किया ना सिमिलर टू लाइक दिस, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि डेल क्यू मीन्स डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू। आपको पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्यू का वैल्यू मालूम चल जाएगा, क्यू का वैल्यू मालूम चल जाएगा। फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी क्यू बाई डी पी और यहाँ पे फिर हम लोग p इक्वल टू 5 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें ये टर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे गाइस तो इसका वैल्यू आएगा 1, इसका वैल्यू आएगा 1। सो बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेम, ठीक है सेम। अभी हम लोगों ने जो 2 क्वेश्चंस किया सिमिलर लाइक दिस, ठीक है। तो आई होप गाइस इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेना, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन रिपीटेड किया है तो सेम क्वेश्चन, ठीक है। ओके मूव टू गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। UP PGT 2010, the elasticity of demand of food stuff according to the Angel law. Okay, Angel law. Guys, फूड स्टफ, सो हम लोग जानते हैं ना कि जो फूड स्टफ्स होती है वो नेसेसरी गुड होती है। नेसेसरी गुड्स मीन्स इन इलास्टिक्स होती है। तो अगर आपका लेट्स से अगर प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो आपको एनी हाउ उस चीज़ों को कंज्यूम करना ही होगा, दैट फर्स्ट थिंग। ओके सेकेंड थिंग गाइस, यहाँ पे आपको गिवन है कि एंजल लॉज, एंजल लॉज बेसिकली आपको रिलेशनशिप बताता है इनकम और एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन पे, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस, according to him, according to him, so he says that कि the proportion of expenditure on food will be decreases with the increasing in income। तो जैसे ही अगर आपका इनकम अगर बढ़ता है तो जो फूड स्टफ जो नेसेसिटी गुड होती है उस पे खर्च, उस पे एक्सपेंडिचर कम होती है, ठीक है। तो जैसे आपका इनकम बढ़ा, आपका जो फूड का एक्सपेंडिचर है वो घट गया, तो आपका एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे बढ़ा? लग्जरी आइटम पे, ठीक है। लग्जरी आइटम का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो आपको पूछा गया कि फूड स्टफ जो नेसेसिटी गुड्स है ये वाला, तो इसका घट गया ना कि जैसे आपका इनकम बढ़ा आपका एक्सपेंडिचर घट गया, ठीक है। सो दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, डन, दिस इज लेस देन 1, ठीक है। राइट, फूड स्टफ्स दिस इज नेसेसिटी गुड्स। तो नेसेसिटी गुड्स में क्या होता है कि जब अगर आपका इनकम बढ़ता है अकॉर्डिंग टू दिस एंजल लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंजल लॉज आपको ये बताता है कि जैसे अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका जो नेसेसिटी गुड्स का नेसेसिटी गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, और जो आपका लग्जरी आइटम्स है लग्जरी आइटम्स पे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। लग्जरी आइटम्स पे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और इस पे घट जाएगा, ठीक है, इस पे घट जाएगा। सो इट इज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1, बिकॉज नेगेटिव रिलेशन ना, ठीक है। जैसे बड़ा फूड स्टफ घट गया, ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव रिलेशन होता है, सो दैट्स व्हाई इट्स लेस देन यूनिट, सो ये वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का सिंपल, आपको पता है ना इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय डेल पी बाय पी, ठीक है। बट आपको गिवन है कि डेल पी बाय पी क्या है? जीरो है, मतलब ये वाला टर्म जीरो है, ठीक है, जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल एक्स बाय एक्स डिवाइडेड बाय जीरो। तो गाइस 1 बाय जीरो क्या होता है? 1 बाय जीरो, सो 1 बाय जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी ना, सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इन्फिनिटी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 आपको गिवन है कि इन विच केस द सेलर कैन शिफ्ट द टैक्स बर्डन इंटायरली ऑन द बायर्स, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज सेलर,
एंड दिस इज बायर, ठीक है, बायर। तो सेलर चाहता है कि पूरा का पूरा जो टैक्स बर्डन है वो बायर्स पे थोप दे, ठीक है, बायर्स पे थोप दे। तो ये कौन सा केस पे हो सकता है, इन इलास्टिक, इलास्टिक और व्हाट, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, ओके। तो गाइस मैंने आपको बताया ना कि जो इन इलास्टिक चीज़ें होती है, ठीक है, इन इलास्टिक में क्या होता है कि अगर आपके प्राइसेस बढ़े या घटे आपको वो चीज़ लेना ही होगा। अगर प्राइसेस बढ़ भी रही है, अगर वो गुड्स इन इलास्टिक है तो आपको वो चीज़ें कंज्यूम करना ही होगा, करना ही होगा। तो वही चीज़ अगर अगर कंज्यूमर इन इलास्टिक चीज़ें अगर अगर इन इलास्टिक चीज़ें अगर खरीद रही है तो जो सेलर है वो अपना टैक्स बर्डन शिफ्ट कर सकता है इस पे। क्यों? क्योंकि ये इन इलास्टिक है और कंज्यूमर को एनी हाउ लेना ही होगा, चाहे उस पर टैक्स बढ़े घटे या फिर एनी हाउ उसको लेना ही होगा। तो सेलर किस केस में, कौन से केस पे जो शिफ्ट कर सकता है, तो इन इलास्टिक के केस पे, परफेक्टली इन इलास्टिक। So B would be the correct option, ठीक है, B would be the correct, ठीक है, inelastic goods पे। Okay, move to next question, MP Assistant Professor 2017 and UP PCS Economics 2007. Income elasticity of a demand for the luxury goods. For the luxury goods, always positive, always negative, zero or the infinity or infinite. What? तो गाइस इनकम इलास्टिसिटी जो लग्जरी गुड का होता है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप लग्जरी आइटम्स को कंज्यूम करोगे ना। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो यू वांट मोर लग्जरी गुड्स। So these are the positively related, always positively related, ठीक है। So increasing in demand is greater than the increasing in income in the case of luxury goods. So they're positively related, guys. Okay, move to next question. Which of the following goods the price elasticity of a demand is list? Guys, मैंने आपको बोला ना कि प्राइस elasticity list मतलब elasticity सबसे कम, और elasticity सबसे कम किसमें होता है, इन elastic चीजों पे। इन elastic का मतलब क्या है कि अगर प्राइसेस बढ़े या घटे हमें वो चीज कंज्यूम करना ही होगा। क्यों? क्योंकि वो इन elastic है, वो नेसेसरी गुड्स है, उसको कंज्यूम करना ही होगा। तो गैस इसमें नेसेसरी गुड्स कौन सा है, सॉल्ट। आपका अगर प्राइसेस बढ़ भी जाए सॉल्ट के तो आपको सॉल्ट एनी हाउ कंज्यूम करना ही होगा। क्यों? क्योंकि इन इलास्टिक गुड्स है, इसीलिए इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी के जो वैल्यू है वो भी कम होगा, कम होगा, ठीक है। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 आपको गिवन है कि द डिमांड कर्व वुड बी अ रेक्टेंगुलर hyperbola when guys equal to 1 पे ना। so when equal to 1 then this demand curve would be a rectangular hyperbola, so equal to 1 पे, so B would be the correct option. Okay, Uttarakhand GIC, increase of unit elasticity at all points, the demand curve is what? अगर guys डिमांड कर्व हम लोग जानते हैं ना, लाइक दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर लेट्स से कि अगर इंक्रीजिंग ऑफ यूनिट इलास्टिसिटी एट ऑल पॉइंट्स, हर एक ऑल पॉइंट्स का जो इलास्टिसिटी वैल्यू है ना वो इंक्रीज हो गया, हर एक पॉइंट पे इंक्रीज हो गया गाइस, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ना आगे की तरफ। तो इसका जो कर्व है वो तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही तो रहेगा ऑलवेज। अगर सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं अगर उसकी इलास्टिसिटी अगर बढ़ेंगे तो ये रिमेन एट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑलवेज। डन। ओके, ओके गाइस। ओके तो गाइज आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। और एक चीज़ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 3 इम्पॉर्टेंट कोर्स जो कि लाइव है 2025 के लिए। पहला जो कि इंटीग्रेटेड एमए एमएससी फाउंडेशन कोर्स, ये आपका आईएसआई सीयूटी आईआईटी गेट आईआईटी जेएम सबके लिए है, ठीक है। और गाइज ये कंप्लीट सिलेबस है, पोर्टल एक्सेस है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है, ऑल पीआईक्यू वीडियो सॉल्यूशन है। और दूसरा गाइस जो कि आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जैम फाउंडेशन बैच है, ठीक है। गेट और जैम के लिए फोकस्ड है आईआईटी सिलेबस पे। और तीसरा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है,
ओनली क्वेश्चन, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो एक एक टॉपिक से कम आपका 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जितने भी आईआईटीज लाइक आईआईटी गेट, आईआईटी जैम, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली प्लस डीएससी और प्लस आईएसआई, ठीक है। तो ये तीनों का आपका मिक्सचर्स रहेंगे विद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं तीनों का लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर ले, ओके। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर रखा गया ताकि हर एक स्टूडेंट गाइस इसको अफोर्ड कर सके, ओके। ओके गाइस, थैंक यू।